लगता है कुछ गिर भी गया, देखो देखो नीचे, देखो नीचे कुछ तो गिरा है, तुम्हारा दिमाग देखो वहीं पे है, उठा लो। इत्र मित्र चित्र और चरित्र। चालू कर दिया भाई, चालू कर दिया है। वाह। अच्छा सुनो सुनो, अब बनने दो वीडियो, क्या है फर्क पड़ता है, अपने को तो ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन से क्या मतलब है, बस बनेगा वीडियो डला जाएगा किसी तरह। पिछला क्लास में तुम लोगों को सिलेबस बताए थे, 11th क्लास का सिलेबस। 12th का सिलेबस जब 12th में जाएंगे तब समझेंगे। वैसे बता दिए थे टोटल चैप्टर कितना है, दोनों मिला के टोटल 32 चैप्टर है, 11 12 दोनों मिला के। इसमें से 11th में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, 19 चैप्टर। 12th जाके बस मात्र 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड जो क्लास होता है ना, बोर्ड से पहले का क्लास, जैसे 10th बोर्ड था तो उससे पहले का क्लास 9 था, जैसे 12th बोर्ड आएगा उससे पहले का क्लास 11th है हमारा। ठीक है। तो जो प्री बोर्ड क्लास होता है ना, उसमें हमेशा कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें हमेशा हम लोग को पढ़ना ज़्यादा होता है। ठीक है। और यही बोझ नहीं उठ पाता हम लोग से, और उस क्लास को बंक कर देते हैं। बंक कर देते हैं कहने का अर्थ ये कि उस क्लास को ड्रॉप आउट करना शुरू कर देते हैं हम लोग, मतलब सही से पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं। और यही क्लास छोड़ने का कारण, छोड़ने के कारण हम लोग का बेसिक रह जाता है। 12th में तो किसी तरह पास हो जाते हैं, अच्छा नंबर आ जाता है, लेकिन ये 11th बर्बाद होने के कारण, वो पिछला 9th बर्बाद होने के कारण हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वो लटक जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलने का कारण या फिर लेट होने का कारण यही है। 9th हम लोग का बेसिक सबसे, मतलब सबसे खराब हम लोग का अगर कोई क्लास होगा ना तो वो 9th क्लास होगा, जिसमें मन लगा के नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद फिर 11th आएगा। अभी भी समय है तुम लोग के पास, यही हमेशा सबसे कहते हैं जो भी 11th के बच्चे मिलते हैं हमको, कि अभी भी समय है, सुधार सकते हो 9th की गलतियों को। ठीक है। क्योंकि 9th में जो भी चीज़ पढ़े होगे उसी चीज़ को बेसिक से लेके हाई लेवल तक यहाँ भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी। ठीक है। और देखे होगे कि जो एलियन वगैरह में पढ़ता है, कोटा वोटा रह के पढ़ता है, एलियन आकाश में जो पढ़ता है, ठीक है, गोल वगैरह जो भी है, जितना भी इंस्टीट्यूट सब है, उसमें जो रह के पढ़ता है ना विद्यार्थी, तो वो विद्यार्थी 11 12 में जो ज्वाइन करता है ना, उस 11 12 के विद्यार्थी का एक बार में पहला अटेम्प्ट में या दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। दूसरा अटेम्प्ट में भी हो जाए, लेकिन पहला अटेम्प्ट में कोई भी नीट जेई का एग्जाम, कोई भी एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम दे, नहीं हो पाता है। कारण उसका बेसिक ही गड़बड़ है, बेसिक बोले तो 9th। और जो 9th क्लास से ही वहाँ रह के पढ़ रहा है, 9th क्लास से ही वहाँ रह के पढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है जहाँ 9th 10th से ही उस चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है, जिस उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, वो विद्यार्थी फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी, यूपीएससी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ का सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। कुछ नहीं है, 6 to 12 तक का एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन वहाँ भी नहीं आता है। 6 to 12 तक का एनसीईआरटी है, बस उसमें हमारा जो हाई पावर ऑफ थिंकिंग है वो लगता है, सोचने का क्षमता हमारा अधिक होना चाहिए, सोचकर अपने आप से अपने शब्दों में लिखने का क्षमता हमारा होना चाहिए। बस ये चीज़ होता है यूपीएससी में। बाकी कंटेंट कहाँ से तैयार होता है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। हम लोग का गायब क्या क्या होता है, 6 7 8 9 10 थोड़ा थोड़ा आता है, 11 ये गायब होता है। तो मतलब कि 6 को क्लास पढ़ना है जिसमें से 5 को गायब है हमारा, और 7 को क्लास पढ़ना है जिसमें से 5 को गायब है। 2 को पढ़ के हो जाएगा नहीं ना। तो वही 5 क्लास पढ़ने के लिए इंसान फिर से 5 साल 6 साल बिताता है, लगाता है, वही 5 क्लास पढ़ने के लिए फिर से 5 साल 6 साल लगाता है, पढ़ता है। पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं निकल रहा है, चौथा अटेम्प्ट दिया, थोड़ा सा निकला, मतलब थोड़ा सा निकला कहने का मतलब रैंक तक पहुँचे थे बट फिर भी नहीं हो पाया, 5वां अटेम्प्ट दिए तब जाके निकला। ऐसे करके मतलब कि बेसिक कंप्लीट नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं, और उसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़े हैं। ठीक है। मेरा बेसिक स्टडी सही नहीं होने के कारण 3 4 अटेम्प्ट दिए, नीट का नहीं हुआ, बेसिक स्टडी नहीं होने के कारण। जब 12th पास किए थे तो उस समय पे हमको बायोलॉजी बहुत कम जानते थे, यूँ कह लो ना कि बायोलॉजी का, मेरे शब्दों में बायोलॉजी का बी नहीं आता था, कहते हैं ना बायोलॉजी का जो बी पहला लेटर है वो भी नहीं आता था। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमको अब जुनून चढ़ा कि नीट देना है, तो पढ़ना शुरू किए।
उस जुनून में जब आदमी पढ़ता है तो हर चीज़ को सीखने का आशा रखता है। उससे पहले कोई चीज़ सीखने का आशा नहीं था, सीखने की उम्मीद लेके नहीं पढ़ रहे थे, बस ये पढ़ रहे थे कि ट्वेल्थ किसी तरह पास हो जाए, क्योंकि उससे पहले का बेसिक एकदम गिरा हुआ था। जब ट्वेल्थ के बाद पढ़ना शुरू किए तब हमको पता चला कि ये सब चीज़ जो है, या फिर जब पढ़ाना शुरू किए बच्चा सबको, तब हमको पता चला कि ये सब चीज़ जो हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे थे, ट्वेल्थ के बाद पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं 5, 6, 7 में है। जो हम अभी मतलब सेल पढ़ाने वाले हैं वो 8 क्लास से शुरू होता है। सेल जो चैप्टर है सेम 8 क्लास में पढ़ना है, वही सेम चीज़ 9th क्लास में पढ़ना है, वही सेम चीज़ फिर 11th क्लास में पढ़ना है। बस 11th क्लास में थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम है एकदम, 8, 9, 11th। ठीक है। अब ये चीज़ अगर 8 में पढ़े होते तो 11th क्लास में एकदम मक्खन जैसा समझ में आता। 8 क्लास का अगर कोई भी चीज़ याद है तो 11th क्लास में आके एकदम मक्खन जैसा समझ में आता, याद भी हो जाता तुरंत, क्योंकि वो चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, उस चीज़ के बारे में हमको पहले से जानकारी है। अभी जब वही चीज़ नया नया सीखेंगे एकदम तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मुश्किलात होगा तुम लोग का, ये जो दौर है अभी बेसिक से थोड़ा सा हट के दौर है। बेसिक तुम्हारा गोल है एकदम, हम तो यही समझते हैं सब डब्बा गोल है ऊपर का, तुम लोग का तो ऐसे भी रहता है ऊपर का डब्बा गोल, नीचे ये फुलफिल रहता है ये वाला। ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, इतना ज्ञान की बात हो गया। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं था। मोटिवेशन लगा? ये बातें जो बोले अभी ये मोटिवेशनल लगा? नहीं ना? थोड़ा थोड़ा दिल में गया कि दिमाग में? अरे हर चीज़ दिमाग में जाएगा, हम बायोलॉजी के टीचर है, दिल का बात नहीं होता इधर। तो इस बात पे थोड़ा सा गहराई से सोचना कि हम 11th क्लास में हैं और हमारा बेसिक गोल है, तो 11th क्लास को ही एज अ बेसिक समझ के आगे का पढ़ाई करेंगे। ये हमारा 11th ही बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, जो पीछे 6, 7, 8, 9 जो पीछे छोड़ के आए हैं वो सब चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है 11th क्लास में। ठीक है। 11th क्लास में हम सबसे पहले शुरू करते हैं, हर एक टीचर यही शुरू करते हैं, यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर पहला है, चैप्टर नंबर 8 है वो, उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कौन सा चैप्टर है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। किसी को इंग्लिश से तकलीफ होगा तो बोलना हो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना, यही होता ना? 9th क्लास में भी सेम टू सेम यही चैप्टर पढ़े थे, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक है। इसका यहाँ पर भी यही डिफिनीशन है, यहाँ पे चैप्टर में ही डिफिनीशन का दिया होगा, चैप्टर में ही उसका क्या बोल रहे हैं, चैप्टर के नाम में ही उसका डिफिनीशन दिया होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल पहले लिखा, उसके बाद इसका डिफिनीशन बता दिया, द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का यूनिट, वो जीवन का इकाई कौन है? सेल। सेल से ही पूरा लाइफ बना हुआ, सेल से छोटी कोई भी चीज़ लिविंग नहीं है। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो इस पर चर्चा करना चाहिए, चैप्टर का नाम ही नहीं लिखना चाहिए था हमको। बायोलॉजी के बारे में पता होगा तब ना बायोलॉजी पढ़ेंगे भाई। बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या है? बायो और लॉजी, दो वर्ड है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब होता है, लॉजी मतलब टू स्टडी। लॉजी वर्ड जो है वो लोगस वर्ड से लिया गया, लोगस। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन, अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में पढ़ना। तो किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे? लाइफ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लाइफ के बारे में। द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। सिंपल से इसका अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो यही बोलना है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है। तो ये बायोलॉजी है जो दो वर्ड से मिलके बना, बायो और लॉजी। बायो मीन्स बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स, लॉजी जो है ना ये लोगस वर्ड से लिया गया, लोगस जो कि एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ से लिया गया, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। सिंपल इसका डिफिनीशन लिख दें, स्टडी ऑफ लाइफ इज known as biology. The study of life is known as biology.
मेरा भी अंग्रेजी खराब लग रहा है। क्या पढ़ेंगे इसको? कानून नहीं पढ़ेंगे, नोन पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। अरे मेरा भी अंग्रेजी तुम लोग के जैसा ही है। तुम लोग जैसे अंग्रेजी का हाथ पैर तोड़ के बिठा देते हो ना, मेरा भी वही हाल है। हम भी अंग्रेजी की ऐसी तैसी एकदम कर देते हैं। तो जितना तुम जानते हो अंग्रेजी उतना ही हम जानते हैं, तो सिखाने में क्या बुराई है भाई? अगर हम बहुत ज़्यादा जान रहे होते तब सिखाने में बुराई था कि सर उतना जानते हैं, वो चीज़ बता देते हैं, हमको समझ ही में नहीं आता है। अरे जितना तुम जान रहे हो उतना ही हम भी जान रहे हैं, तो सिखाना आसान है ना, कि सर वही चीज़ बताएंगे जो हमको आ रहा है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। और इसको बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। बायोलॉजी को कितने पार्ट में करके पढ़ेंगे? अच्छा, तुम लोग को ये पता है पप्पा जी बायोलॉजी के पप्पा जी किसको माना जाता है? नाम कंफ्यूजन हो रहा है। अरिस्तु, अरस्तु या अरिस्टोटल? अरस्तु? नहीं, हमको लग रहा है अरिस्टोटल है। दोनों? अब बायोलॉजी के पप्पा जी दो व्यक्ति तो नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति होगा। हाँ, अभी ना ये है सही लाइन पे। इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है। अरे हाँ भाई, वो लोग अंग्रेज है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमारे यहाँ ना, तुम्हारा नाम अंजलि है तो हिंदी में भी अंजलि लिखाएगा, अंग्रेजी में भी अंजलि लिखाएगा। इसका नाम आरुषि है तो हिंदी में भी आरुषि लिखाएगा और इंग्लिश में भी आरुषि लिखाएगा। अर्पणा है तो इसका भी हिंदी में अर्पणा लिखाएगा। हाँ, स्कूल बहुत एकदम चमकदार धमकदार है, गंगा नदी के किनारे वाला एकदम। उस टाइम पे चमकदार धमकदार था, 2017-18 की बात कर रहे हैं। अभी तो और कितना डेवलप कर गया होगा। 17-18 उधर ही रहते थे, बोरिंग रोड में। घूमने का मन होता था, गांधी मैदान पैदल निकल जाते थे, 1.5 किलोमीटर पड़ता था उधर। तो क्लास भी करना पड़ेगा, और स्कूल जाना भी पड़ेगा तुम लोग को। कैसे संभलेगा रे? ओके। रे, एडवांस कोई नहीं बनता इधर, समझे? हम्म। अच्छा, तुम्हारा क्या था? सिग्नेचर और नेचर बदल जाता है ना, तुम तो वही हो। नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वभाव। चरित्र, चरित्र उसी को बोलेंगे। हैं? कैरेक्टर। अच्छा, चरित्र को कैरेक्टर बोलते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। इस पे एक शब्द था, मतलब एक दो लाइन था उस पे कि क्या था, भूल रहा है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र। क्या था, भूल गया फिर। फिर से मोह मोह होने वाला मेरा। क्या था ऐसे? इतना भुलक्कड़ हम कैसे हो गए हैं? हाँ, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र। फिर भूल गए। हाँ, फिर से। इत्र,
मित्र रुक जा, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते। फिर भूल गया ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। चार जो नाम लिए, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते, ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। इत्र छिड़क लो, सुगंध उसका बता देगा कि कैसा है वो। मित्र जो साथ में चल रहा है, उसका स्वभाव बता देगा तुमको कैसा है वो। उसको मतलब उसको अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा, खुद ब खुद पहचाना जाएगा। चित्र जो है देख के पहचान जाओगे, चित्र को अपना प्रमाण देना पड़ेगा क्या, अपना परिचय देना पड़ेगा नहीं ना। और चरित्र, सामने वाले इंसान को देख के पता चल जाएगा। सामने वाले इंसान को बताने की जरूरत नहीं कि हमारा चरित्र कैसा है, उसको देख के पता चल जाएगा। अब इससे तुम्हारे क्लास का कोई लेना देना नहीं था बस ये मतलब अभी देख रहे थे फोन में, ये आया हुआ था तो सुने, सोचे सुना दे तुम लोग को। अच्छा लाइन था, क्या था? इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते। फिर गड़बड़ हो गया चल तो ये बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। और फादर ऑफ बायोलॉजी किनको माना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इज नोन एज अरिस्टोटल। अंग्रेजी में अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। ठीक है, अब जब बायोलॉजी हम लोग को पढ़ना है तो हमारा लिखना भी है, लिख लेना बाद में स्लाइड आगे पीछे करके लिख लेना। अब जो बायोलॉजी हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में बायोलॉजी को मेजर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। हमारा जो 11th-12th का सिलेबस है, इस सिलेबस में बायोलॉजी का कितना मेजर पार्ट है? दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। कौन कौन सा पार्ट? जूलॉजी और बॉटनी। मतलब बायोलॉजी हम लोग दो हिस्सों में करके पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट होगा हमारा जूलॉजी और एक पार्ट होगा हमारा बॉटनी। और पता है ये चीज़ हमको कब पता चला था कि बायोलॉजी का भी दो भाग होता है? 12th पास करने के बाद। मेरी भी एक डिसेंट सी स्टोरी थी उस समय की कि 12th पास करने के बाद हमको पता चला कि बायोलॉजी में दो भाग होता है, जूलॉजी और बॉटनी। 12th पास करने के बाद हमको पता चला कि फिजिक्स जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी 3 पार्ट में करके पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अहो भाग्य हमारे, वो भी हमारी छोटी सी एक कहानी है तो जूलॉजी जो है यहाँ पे देखो, जू, ZOO, जू मीन्स क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है जू मीन्स? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हो? जंगली जानवर सब, मतलब जानवर सब देखने जाते हैं। ठीक है, जानवर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनिमल्स। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। ठीक है, तो इसमें जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनिमल्स के बारे में। स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट एनिमल्स। और इसमें किसका स्टडी करेंगे? अरे ये वो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब, हाँ, वनस्पति मतलब ही नहीं पता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा होता है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्टडी अबाउट पेड़ पौधा, स्टडी अबाउट पेड़ पौधा। वाह वाह रे वाह, इंग्लिश। स्टडी अबाउट पेड़ पौधा मतलब प्लांट स्टडी अबाउट प्लांट इसको बोलेंगे बॉटनी। अब बोलोगे सर यही दो चीज़ पढ़ना है क्या? सिर्फ एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ना है, फंगस के बारे में भी पढ़ना है, वायरस के बारे में भी पढ़ना है। ये सब इसमें नहीं आता है सर, ये सब इसमें नहीं आता। हमारे धरती पे जो जीव हैं वो 5 कैटेगरी में बटे हुए हैं। उसमें से प्लांट और एनिमल ये 2 कैटेगरी है, बाकी के 3 कैटेगरी वो किधर पढ़ेंगे? हाँ, किधर किधर पढ़ेंगे अरे इसी में पढ़ लेंगे ना, यही 2 पार्ट है तो इसी में कहीं इधर उधर घुसा के पढ़ लेंगे किसी किसी में। ठीक है, तो मेजर जो पार्ट है हमारा, वो मेजर पार्ट है बॉटनी का। एनिमल्स के बारे में सिर्फ जूलॉजी में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है, जो भी मॉलिकुलर लेवल पे चीज़ें पढ़नी है
मतलब केमिस्ट्री के लेवल पे जो चीज़ें पढ़नी है वो सब जूलॉजी में पढ़ेंगे। एनिमल्स और मोलिकुलर लेवल ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे? जूलॉजी में। बाकी इसको छोड़ के जितने भी चीज़ पढ़ना है, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटिस्टा, ये सब किस में पढ़ेंगे? बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लेवल का दो डिवीजन है। बायोलॉजी को कैटेगराइज करेंगे तो बहुत सारा इसका ब्रांच है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। साइटोलॉजी बोले तो सेल बायोलॉजी अलग हो गया, जैसे हम सेल वाला भी चैप्टर पढ़ देना, इसको आगे के लेवल पे जाएंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, तो ये एक अकेला सब्जेक्ट बनेगा, साइटोलॉजी। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो अकेला एक सब्जेक्ट बनेगा, हिमेटोलॉजी। टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो अकेला एक सब्जेक्ट बनेगा, हिस्टोलॉजी। फंगस के बारे में पढ़ेंगे तो अकेला एक सब्जेक्ट बनेगा, माइकोलॉजी। तो आगे जब हायर लेवल में जाएंगे ना तो ये सबका अलग अलग ब्रांच चल रहा है, लेकिन अभी तो हम लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारे लेवल पे यही दो चीज़ें हैं, जूलॉजी और बॉटनी। पप्पा ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? हाँ, जूलॉजी के पप्पा जी कौन है? हैं? हट, ना 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 ना, गड़बड़ है। बॉटनी के पप्पा जी जूलॉजी के पप्पा जी है ना, वो वही भाई साहब है दो नाम वाले, अरिस्टोटला है और एक चेला था जो बॉटनी के पप्पा जी बन गया, मतलब फादर ऑफ बॉटनी बन गया, बॉटनी के जनक बन गया। ठीक है, उसके उनका चेला है, उनके चेले का नाम है यहाँ पे थियोफ्रास्टस। चेला का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस। नाम देख रहे हो? नाम देख रहे हो? समझे? तू समझा? तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। समझा? समझ गया। तो ये जूलॉजी के पापा जी अरिस्टोटल हैं और बॉटनी के पापा जी उनके चेले रहे हैं थियोफ्रास्टस साहब। ये अब ये बेसिक हमारा हो गया। बायोलॉजी के बारे में इससे ज़्यादा क्या ही जानना है, ये 10th में भी पढ़ाए होंगे सर, बायोलॉजी जब स्टार्ट किए होंगे। नहीं पढ़ाए थे? बायोलॉजी जब स्टार्ट किए होंगे तो ये पढ़ाए होंगे, 9th में पढ़ाए होंगे, 9th में पढ़ाए होंगे। नहीं, अरे डीप कहाँ है? ओ, पप्पा का नाम नहीं बता। अच्छा, एक सवाल तुम लोग के मन में नहीं आ रहा, पप्पा क्यों बोलते हैं इसको? मतलब ये जो थियोफ्रास्टस हैं चाहे अरिस्टोटल हैं, इनको पप्पा जी क्यों बोला जाता है? मतलब इन्होंने इसको जन्म दिया था क्या? इन्होंने इसके बारे में खोज किया था क्या? मतलब इनके बाद ये चीज़ शुरू हुआ था क्या? नहीं ना। हाँ, ज़्यादा रिसर्च किए हैं, उससे बेहतर बोलना ये होगा कि सबसे पहली बार रिसर्च किए थे, और सबसे पहली बार जो लिविंग सिस्टम था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ने का प्रयास किए थे और लोगों को बताने का प्रयास किए थे। इससे पहले लोग वही हुलाला करते थे जंगल में, मतलब राजा महाराजाओं वाला शासन चलता था। ये कब की बात है? ये आए थे लगभग इनका वही मतलब 1600-1700 ईस्वी के आसपास का बात है। उससे पहले लोग साइंटिफिक तरीके से कोई किसी चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं करते थे। हमारे यहाँ अध्ययन होता था, हर चीज़ के बारे में अध्ययन होता था, बट वो साइंस के रूप में नहीं होता था, वो हमारे यहाँ वेद के रूप में होता था। जो हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद में इन सब चीज़ों का उल्लेख है जो हम लोग आज साइंस के 10 गो 12 गो किताब में पढ़ते हैं, वो वही 4 गो किताब में सब चीज़ उल्लेख है उसका। लेकिन हम लोग ऐसा टूटे हैं, ऐसा बिखरे हैं इन अंग्रेज़ों के शासन के बाद कि हम लोग अपना संस्कृति ही भूल गए हैं एकदम, अपने किताब को पढ़ना ही भूल गए हैं। वो सारी किताबें संस्कृत में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये जो सब इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं उसी बुक का रेफरेंस है। वही हमारे यहाँ का जो वेद है, बहुत सारे ऋषि मुनियों का जो लिखा हुआ ग्रंथ है, उसी का रेफरेंस ले लेकर सब ये किताब लिखा गया है। इसमें बहुत सारा रिसर्च नया भी है, बट ज़्यादातर जो पुरानी रिसर्च है वो ज़्यादातर उन्हीं सब किताबों से लिया गया। तो ये चीज़ हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है, साइंस, बट उसको हम लोग एज अ वेद, एज अ ग्रंथ पढ़ते थे। अब क्या हो गया? एक अलग सा एक सब्जेक्ट बन गया, साइंस। ठीक है। तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार उस चीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू किया था। अरिस्टोटल साहब जो है बायोलॉजी मतलब जो लिविंग सिस्टम है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया था और लोगों को बताना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था उसके बारे में, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, उसमें भी जूलॉजी, मतलब वो जो अरिस्टोटल साहब थे वो एनिमल्स के बारे में ही ज़्यादा बताते थे लोगों को, प्लांट्स के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल से ही पढ़ने वाले एक स्टूडेंट थे उनके, थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस साहब जो हैं जिन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया और प्लांट्स के बारे में लोगों को बताया, समझाया सबसे पहली बार, इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, थियोफ्रास्टस को। आया समझ में? जितनी समझ में आया। अब सीधा चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अरे नीचे आ जा भाई। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिफिनेशन यहाँ से पता चल रहा है, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो पूरा लाइफ बना हुआ है किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया देख लो, चाहे वो बड़ा सा हाथी देख लो, सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अंतर बस इतना है कि बैक्टीरिया एक सेल से बना हुआ है और हाथी करोड़ों सेल से बना हुआ है, अंतर बस इतना है। ठीक है, उसमें सेल का भी डिफरेंस होगा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का बना है और हाथी यूकैरियोटिक सेल का बना है। वो तो आगे चल के समझेंगे कि सेल कितने टाइप का होता है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि सेल से कितनी चीज़ बने हुए हैं। जो सारी चीज़ें सेल से बनी हुई है, वाह, बाहर जाके उठा के बतिया लो। हंसने वाली क्या बात है, बस साइलेंट नहीं की, वो उसकी गलती थी। तो सेल वो सबसे छोटी चीज़ है, वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिससे लाइफ बना हुआ है। सेल से छोटा कोई भी चीज़, सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग नहीं हो सकता। सेल स्मॉलेस्ट, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज लिविंग। और अंग्रेजी क्या बोलें उसमें, अंग्रेजी नहीं आ रहा बोलने। नथिंग इज लेसर देन स्मॉलर देन सेल, नथिंग इज स्मॉलर देन सेल इज लिविंग, मतलब सेल से छोटा कोई भी चीज़ लिविंग नहीं होगा। सेल वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग है। सेल का डिफिनीशन बचपन में पढ़े होंगे, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम भी वही डिफिनीशन लिखवाने वाले हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट या सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेम डिफिनीशन रहेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है एकदम 9th जैसा ही चलेगा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगा। एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा चीज़ जाएगा, स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा चीज़ें जाएगी। ठीक है, तो सेल का अगर डिफिनीशन लिखना हो तो क्या डिफिनीशन में लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट या बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी में एक और लाइन लिख लेते हैं, नथिंग स्मॉलर देन सेल इज लिविंग। अंग्रेजी समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में डिफ़िकल्टी हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, तो अगर ट्रांसलेट करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तब क्या करो तुम, इसका जो हिंदी में समझा रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, वही चीज़ तुम लिख सकते हो। हम ही लिख दें वही चीज़? हाँ, वही चीज़ हम ही लिख दें? लिखो, देखो हम कैसे लिखेंगे। सेल जीवन की आधारभूत इसमें तो पूरा हिंदी आ रहा है। सेल जीवन की आधारभूत संरचनात्मक, ये तो पूरा हिंदी ही आ जा रहा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तुम लोग सोच रहे होगे सर ये क्या है अंग्रेजी में छोड़ दिया, इसको भी हिंदी में करने दीजिए। इसका हिंदी डिफिनीशन याद था इसीलिए पूरा हिंदी में भी लिखा गया, नहीं तो हम पूरा हिंदी में नहीं लिखते, कुछ कुछ वर्ड जो होता है वो अंग्रेजी में ही रह जाता। पूरा याद था हमको इसीलिए हिंदी में लिखा गया। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसके डिफिनीशन को गहराई से समझते हैं। डिफिनीशन को गहराई से क्या समझना आता है सर, 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार और समझते हैं इसको। हमारे शरीर के जो, हमारा शरीर का जो संरचना है, मतलब जो हम ऐसे दिख रहे हैं, तुम्हारा मुंह छोटा दिख रहा है, तुम्हारा नाक लंबा दिख रहा है, तुम्हारा कान छोटा दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो भी शरीर का संरचना है,
वो संरचनाएं, वो स्ट्रक्चर किसके वजह से बना हुआ है? सेल की वजह से। हमारा शरीर जो ऐसे दिख रहा है, ये स्किन जो दिख रहा है, ये क्या स्किन ऐसे एक कपड़े जैसा एक पर्दा होगा? ये बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर ये बना होगा लेयर। जैसे इस पर्दे का ही बात करते हैं, तो क्या इंटैक्ट ये पूरा होगा? ये भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे मटेरियल से मिलकर बना होगा। उसी तरह से हमारे ये जो शरीर का पूरा संरचना बना हुआ है, ये पूरा संरचना उन छोटे छोटे सेल से ही बना हुआ है। और शरीर के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, अभी हम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुंह चल रहा है, चपड़ चपड़ मुंह चल रहा है, ठीक है, जीभ लब लब चल रहा है, जो भी हो रहा है मेरे अंदर जो भी कार्य हो रहा है, मेरे अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, वो सभी फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल। मतलब हमारा संरचना और हमारा क्रिया, वो दोनों किसके वजह से है? सेल के वजह से है। और एक जीव के पास होता क्या है? उसकी संरचना और उसकी क्रिया, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, और होता क्या है ये, ठीक है। तो ये सेल पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहा है और उसको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसके अंदर की सारी फंक्शंस को कर रहा है, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास में देखते हैं, तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमको दिखाई वही देते हैं जो बहुत सारी सेल से बना हुआ है, क्योंकि एक सेल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसको हम सिंपली नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल आंखों से हम एक कोशिका को नहीं देख सकते, एक सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो आसपास में जो भी जीव दिखाई दे रहा है हमको, वो एक कोशिकीय जीव होगा क्या? नहीं, एक कोशिकीय जीव दिखाई ही नहीं देगा हम लोग को। तो हम लोग जितना देख पा रहे हैं, वो सभी के सभी जीव कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जीव कितने तरह के होते हैं हमारे धरती पे? जीव दो तरह के हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका से बने हुए जो जीव, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे अमीबा की बात करते हैं। अमीबा का तो नाम खूब चला होगा 10th क्लास में, ठीक है। अमीबा का नाम चला होगा, पैरामीशियम का नाम चला होगा, ये सब तो खूब 10th क्लास में चला होगा। तो ये सब जो है एक कोशिकीय जीव है, मतलब उसका पूरा का पूरा संरचना एक ही कोशिका से बना हुआ है, और उसके अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो एक ही कोशिका से हो रहा है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? अपने आप को देखते हैं हम, तो हम कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। उन कोशिकाओं में भी ग्रुपिंग हुआ पड़ा है, वो कोशिकाएं भी समूह में बटे पड़े हैं ऊतक बना के। वो ऊतक का भी समूह बना हुआ है, अंग बना है उससे, अंग का भी समूह बना हुआ है, अंग तंत्र बना हुआ है उससे, तब जाके हमारा शरीर बना है, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और वो सारी कोशिकाएं मिलके अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें सारी काम वो अकेले कोशिका को करना पड़ता है। जैसे मैं अमीबा के बारे में पढ़े थे, तो अमीबा के अंदर वो एक ही कोशिका है, जिसको श्वसन भी करना है, पाचन भी करना है, उसको उत्सर्जन भी करना है, उसको लोकोमोशन भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोकोमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण भी करना है, और उसको 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 परिवहन भी करना है। मतलब वो एक ही कोशिका है जिसको सारी काम करना है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं को अलग अलग समूह में बांटा गया है, और उन समूहों को ऊतक बोलते हैं। ऊतक भी अपने अलग अलग समूह बनाया है, ताकि अंग बना है, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग अंग है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पाचन करने के लिए हमारे पास पाचन तंत्र है, जिसमें मुंह आएगा, जीभ आएगा, दांत आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? ये फूड पाइप आएगा, फिर ये स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है। ये सब अलग अलग तरह के अंग है। श्वसन करने के लिए हमारे पास नाक है, फेफड़ा है, और कुछ है श्वसन करने के लिए? और है नाक, फेफड़ा, बस यही चीज़ है। और भी होगा, इसमें बहुत सारा पार्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुकोशिकीय जीव में जो सारी कोशिकाएं हैं, वो अलग अलग तरह के अंग बना, ऊतक बना के अंग बना लेते हैं, और वो अंग अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, ठीक है। सेल का पूरा प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ गया, सेल क्या है ये समझ में आ गया। अभी हम इस चैप्टर के बेसिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। जान तो लिए कि सेल क्या काम क्या है, सेल कैसा होता है, क्या होता है, क्या बने होते हैं इससे। अब ये जानना है हमको कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था, सेल को सबसे पहले किसने देखा था। तो अभी हमको सबसे टॉपिक क्या स्टार्ट करना है?
उससे पहले ना हम एक टॉपिक लिख लेते हैं, एक टॉपिक समरी लिख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, जो कि हमको मिल गया। उसके बाद अब टॉपिक क्या शुरू होगा, सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल को किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में। फिर इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी। मैथ में बहुत सारा थ्योरी पढ़ते हो ना, थ्योरी में पढ़ते हो तो क्या, मैथ में थ्योरी पढ़ते हो तो क्या करते हो, कुछ लाइन लिखा हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसको प्रूव करके बताना होता है। सेम टू सेम यहाँ भी थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में हमने सुना है, अब उस सेल क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, उसको प्रूव करके बताना है। सेल थ्योरी में हम लोग वही समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है सेल थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एन ओवर व्यू ऑफ सेल, एन ओवर व्यू ऑफ सेल, मतलब एक सेल का प्रॉपर ओवरव्यू देखेंगे कि सेल कितने प्रकार से हो सकते हैं, सेल के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल में ही टाइप ऑफ सेल पढ़ लेंगे, साइज ऑफ सेल पढ़ लेंगे, शेप ऑफ सेल पढ़ लेंगे, सभी चीज़ एन ओवरव्यू ऑफ सेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स है, सेल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेल कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेल कवरिंग। सेल कवरिंग जो है इसमें दो चीज़ें आ सकती है, हम जब यूकैरियोटिक सेल का बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती है सेल कवरिंग में। सेल को कवर करने के लिए एक सेल वॉल होता है जो कि प्लांट सेल में मिलता है बट एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ठीक है। और एक होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। पढ़े होगे बचपन में तुम लोग, बचपन बोले तो 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है कोशिका झिल्ली के बारे में। तो ये सेल कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेल बाहर से कवर्ड है, उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि सेल बॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कौन सी चीज़ों का बना होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर किस तरह से सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग करता है सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट को, ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अभी सेल ऑर्गेनल्स में सेल के बारे में डिटेल सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अच्छा, सेल ऑर्गेनल से पहले एक और टॉपिक आएगा सेल मैट्रिक्स, एक और टॉपिक कौन सा आएगा, सेल मैट्रिक्स, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य जैसा संरचना कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया सेल मैट्रिक्स, मतलब सेल के अंदर भरने वाला जो चीज़ है उसको सेल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में आ रहा अगला टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गन के बारे में जानते हो, ऑर्गन जो हमारे पूरे बॉडी को बना के रखा है, हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, जिसे हमारा पूरा बॉडी ये बना हुआ, ठीक है। उसी तरह से सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर का वो स्ट्रक्चर जिससे मिलकर पूरा ये सेल बना हुआ है। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाया जाएगा, आत्महत्या की थैली बोलते हैं उसको, और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, केंद्रक पाया जाएगा, जिसको न्यूक्लियस अंग्रेजी में बोलते हैं, सीपीयू ऑफ द सेल, सीपीयू ऑफ द सेल बोलते हैं ना केंद्रक को, अंग्रेजी बोल रहे हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको रे, केंद्रक को छोड़ना, कुछ बोलते हैं सीपीयू ऑफ द सेल। सीपीयू क्या होता है, कोर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कंप्यूटर चलता है ना बिना सीपीयू के नहीं चल सकता, उसी तरह से एक सेल जो है वो बिना केंद्रक के नहीं चल सकता, ठीक है। केंद्रक होगा, और क्या होगा इसके अंदर, अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अंग्रेजी में, अंतःप्रद्रवी जालिका। और क्या होगा इसके अंदर, गोल्जी बॉडी होगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं जिसको। और क्या होगा इसके अंदर, तंतु होंगे कुछ, कोशिका तंतु, ठीक है, सेल फिलामेंट, कोशिका तंतु, माइक्रोबॉडी जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी, मिला जुला के ढेर सारा चीज़ होगा। हरित लवक होगा, होगा ना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, लवक जिसको बोलते हैं, प्लास्टिड। तो इतनी सारी चीज़ें होंगे, वो सब चीज़ों को मिलाकर सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं प्रॉपर तरीके से, उन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेल
ऑर्गेनल्स बोलते हैं। है समझ में? किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं? चलो आगे चलते। बोर हो रहे हो क्लास में? बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो? नहीं। अब हो भी रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? इतना तो अच्छा से पढ़ा रहे हैं भाई, हम क्या करें? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिस्कवरी ऑफ सेल। कितना टाइम हो गया? 6-5 ही हुआ अभी, कोई बात नहीं। डिस्कवरी ऑफ सेल। अभी तुम लोग का प्रॉपर 1 घंटा पूरा हुआ। 5 बजे से क्लास था, 6 बजा। कोई दिक्कत? घर जाने में कोई दिक्कत नहीं? पिछले बार फोन आ गया था। समोसा खाने के चक्कर में रुक गया था तुम लोग। तुम थी? हाँ वही तो थी। अरे हम भूल गए। झूठ बोल रही है। देख रही है ना, खा के बदनाम कर रही है। खैला पिला एक दाना और जपला भर थरिया। चलो, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल डिस्कवरी में सबसे पहला नाम आता है, वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। वो सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा था। कब देखा था? 1665 ईस्वी में। कब देखा था? 1665 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहला नाम किनका आएगा भाई? रॉबर्ट हुक। कब की बात है? 1665 ईस्वी की। फर्स्ट सॉ डेड सेल। इन्होंने जो सेल देखा था कैसा था? मरल था, मरा हुआ था, डेड था। सोलह सौ पैंसठ ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने एक सेल को देखा, और वो सेल कैसा था? डेड सेल था, मरा हुआ सेल था, मुर्दा सेल था, ठीक है। अब ये जो मुर्दा सेल है, इसको कैसे देखा था इन्होंने? रॉबर्ट साहब जो है ना, इनके पिताजी का एक मतलब चश्मे का दुकान था। 1665 ईस्वी में चश्मे का दुकान, सोच रहे हो किस लेवल के आदमी हो गए, बंदे हो गए ये। मतलब उस समय भी चश्मा बना करता था, दूरबीन उस समय भी हुआ करता था, लेंस वगैरह का उपयोग उस समय भी हुआ करता था, ठीक है। तो इनके पिताजी का चूंकि चश्मा का दुकान था, तो इनके दुकान में, शॉप में बहुत सारे लेंस रखे हुए होंगे, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह से ये अरेंज करके कुछ इस तरह से उन्होंने अरेंज किया कि उनके पास एक लो पावर का एक माइक्रोस्कोप बन गया। लो पावर का माइक्रोस्कोप बन गया, मतलब ऐसा है कि कुछ किए, जैसे हम लोग के पास वो पहले एस्टोमेन बॉक्स में दूरबीन आता था ना, छोटा वाला लेंस, छोटा वाला, जिसको जिसको जो दिख रहा है उसको भी उसके ऊपर रखते हैं, बड़ा दिख रहा है, देख रहा है क्या, बड़ा दिख रहा है। उसके ऊपर भी रख के पढ़ते थे, बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वो भी ट्राई कर रहे होंगे। तो उनके पास मतलब ऐसा उनके पास एक बना कि एक लो पावर माइक्रोस्कोप बन गया, और उस चीज़ से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी वो देख पा रहे थे। तो उनके पास ना एक जो क्या होता है, सैम्पेन जिसको बोलते हैं, सैम्पेन जानते हो? सैम्पेन क्या होता है? नहीं, सैम्पेन नहीं जानते हो? वो जो जैसे मैच वगैरह जीतता है तो उसमें जो उड़ाता है ना, वो ऐसे करके बोतल से, उसको सैम्पेन बोलते हैं। हाँ, उस सैम्पेन का जो ढक्कन होता है ना, वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का वो पार्ट जिससे बना होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्क बोलते हैं। तो उस कॉर्क को उनके दुकान में सैम्पेन का वो ढक्कन पड़ा हुआ होगा, जिसको कॉर्क बोल रहे हैं। मतलब कि प्लांट का कॉर्क जो होता है ना, प्लांट का जो छाल होता है, बार्क, छाल, उसे वो कॉर्क कहते हैं, ठीक है। उसका बना हुआ जो सैम्पेन का ढक्कन था, सबसे पहले उन्होंने उसको देखा। जो सैम्पेन के ढक्कन जब देखे ना, तो उनको बहुत सारा संरचना दिखाई दिया। लेन गए हो। बहुत सारा